पैरानीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारे शरीर का एक तरह से खामोश सफाई कर्मचारी है। एक हाईटेक फिल्ट्रेशन प्लांट जो 24 घंटे काम करता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें, कुछ अंश हैं जो इस सिस्टम की इंजीनियरिंग को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि जीवन ने, चाहे वो एक छोटा कीड़ा हो या इंसान, अपने अंदर बनने वाले इस जहरीले कचरे से छुटकारा पाने की इस चुनौती को हल कैसे किया है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही बुनियादी चुनौती है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। शरीर को कुछ बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये कचरा आता कहाँ से है? ये एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, हमारा शरीर एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है। हर पल लाखों करोड़ों रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इन क्रियाओं से हमें ऊर्जा तो मिलती है, शरीर बनता है, लेकिन साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ बाई प्रोडक्ट्स यानी कचरा भी बनता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और अगर ये शरीर में जमा होते रहें तो ये जहर का काम करेंगे। इसलिए इन्हें बाहर निकालना जीवन की सबसे पहली शर्तों में से एक है। तो ये सिर्फ पचा हुआ खाना बाहर निकालने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस रासायनिक कचरे के बारे में है जो हमारी अपनी कोशिकाएं बना रही हैं। और स्रोतों में खास तौर पर 3 नामों पर जोर दिया गया है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इनमें क्या फर्क है? इन तीनों में फर्क समझना ही इस पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ 3 अलग-अलग केमिकल नहीं है। अच्छा। बाहर निकालने के लिए जरूरी पानी की मात्रा वो बहुत अलग है। ओके, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया सबसे सीधा साधा लेकिन सबसे खतरनाक नाइट्रोजन वाला कचरा भी। ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। कितना? इतना कि इसे शरीर में जरा भी देर तक रखा ही नहीं जा सकता। इसे तुरंत बाहर निकालना पड़ता है। और इसकी एक और खासियत है, ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये उन जीवों के लिए ठीक होगा जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, जैसे कि मछलियाँ। बिल्कुल सही। जो जीव पानी में ही रहते हैं, जैसे कई मछलियां या पानी वाले कीड़े और उभयचर, वो अमोनिया को सीधे अपने शरीर की सतह या गलफड़ों से पानी में घोलकर बाहर निकाल देते हैं। कोई झंझट ही नहीं। कोई झंझट नहीं। इसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। उनके लिए ये सबसे आसान और सबसे कम ऊर्जा खर्च करने वाला तरीका है। पानी की कोई चिंता ही नहीं है, तो सबसे जहरीले कचरे को सीधे बाहर फेंको। लेकिन जब जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया होगा, तब तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई होगी। बिल्कुल। जमीन पर पानी तो एक कीमती चीज है। आप हर मिनट अमोनिया बाहर निकालने के लिए इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकते। आपने समस्या की नब्ज पकड़ ली। यहीं पर विकास ने एक नया, ज्यादा चालाक समाधान निकाला: यूरिया। हाँ। जमीन पर रहने वाले जीव, जैसे हम इंसानों और दूसरे स्तनधारियों और कई उभयचरों ने एक नया तरीका अपनाया। हमारा शरीर पहले अमोनिया ही बनाता है, लेकिन हमारा लिवर, जो एक शानदार केमिकल फैक्ट्री है, वो उस जहरीले अमोनिया को पकड़कर एक बहुत कम जहरीले केमिकल यूरिया में बदल देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डिटॉक्स प्रोसेस है जो शरीर के अंदर ही हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं। यूरिया अमोनिया के मुकाबले लगभग 1,00,000 गुना कम जहरीला होता है। 1,00,000 गुना? हाँ। इसका मतलब हम इसे अपने खून में कुछ समय के लिए सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, जब तक कि हमारी किडनी इसे फिल्टर करके बाहर ना निकाल दे। और सबसे बड़ी बात, यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अमोनिया से कई कम पानी की जरूरत होती है। ये जमीन पर जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो हमारे पास अमोनिया है पानी के लिए, यूरिया है जमीन के लिए, तो फिर ये तीसरा वाला यूरिक एसिड, इसकी क्या जरूरत पड़ी है? यूरिया से भी बेहतर है क्या? ये एक बेहतरीन सवाल है। यूरिक एसिड असल में पानी बचाने का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, ये उन जीवों के लिए है जहां पानी की बेहद कमी है, जैसे रेगिस्तानी जीव या फिर पक्षी और सरीसृप। यूरिक एसिड इन तीनों में सबसे कम जहरीला है और इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए नाम मात्र का पानी चाहिए। अच्छा। ये लगभग एक ठोस पेस्ट या पाउडर के रूप में बाहर निकलता है। अच्छा, आपने पक्षियों की बीट देखी होगी, उसमें जो सफेद हिस्सा होता है वो यूरिक एसिड है। एक मिनट, अगर यूरिक एसिड पानी बचाने में इतना माहिर है, तो हम इंसानों जैसे स्तनधारी यूरिया क्यों इस्तेमाल करते हैं? विकास ने हमें ये सुपर सेवर वाला सिस्टम क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मतलब? यूरिक एसिड बनाने में यूरिया से
कहीं ज्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी लगती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है कि आप एनर्जी बचाना चाहते हैं या पानी। पक्षियों और रेगिस्तानी जीवों के लिए पानी बचाना जिंदा रहने की पहली शर्त थी, इसलिए उनके शरीर ने ज्यादा ऊर्जा खर्च करके पानी बचाने वाला रास्ता चुना। हमारे जैसे जीवों के लिए यूरिया बनाना ऊर्जा के लिहाज से ज्यादा किफायती था। तो ये दिखाता है कि विकास कोई एक सबसे अच्छा समाधान नहीं ढूंढता। नहीं, वो किसी खास माहौल के लिए सबसे मुनासिब समाधान ढूंढता है। वाह, तो ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है जो हर जीव के शरीर में चल रहा है। बिल्कुल। जैसे चपटे कृमि यानी प्लैटीहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल्स नाम की संरचनाएं होती हैं। फ्लेम सेल्स, वैसे ये नाम बड़ा अजीब है। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे इनके अंदर मौजूद सीलिया एक मोमबत्ती की लौ की तरह लगातार फड़फड़ाते रहते हैं। ये शरीर से फालतू पानी और कुछ कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंकते हैं। तो इनका मुख्य काम कचरा हटाना है। असल में कचरा हटाने से ज्यादा शरीर के अंदर पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखना है, जिसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, और केंचुए या कीड़ों जैसे थोड़े ज्यादा विकसित जीवों में? केंचुओं में नेफ्रीडिया नाम की पतली घुमावदार ट्यूब होती हैं जो शरीर के हर खंड में मौजूद होती हैं। ट्यूब्स। हाँ, और ये सीधे सीधे हमारे किडनी के नेफ्रॉन का एक बहुत ही सरल रूप है। ये शरीर से तरल पदार्थ इकट्ठा करती हैं, उसमें से काम की चीजें वापस सोख लेती हैं और कचरे को बाहर निकाल देती हैं। और कॉकरोच में? कॉकरोच जैसे कीड़ों में मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो मतलब चाहे वो केंचुए का नेफ्रीडिया हो या कॉकरोच की ट्यूब्यूल, नाम भले ही अलग हो पर सिद्धांत एक ही है, एक ट्यूब जो शरीर से कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक दे। तो इंसानी किडनी इसी बेसिक आइडिया का एक सुपर एडवांस्ड हाईटेक वर्जन है। चलिए अब इस पर आते हैं। हाँ हमारे स्रोतों में मानव उत्सर्जन प्रणाली पर काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, अब हम प्रोटोटाइप से निकलकर अत्याधुनिक मशीन पर आ रहे हैं। मानव उत्सर्जन प्रणाली में मुख्य रूप से एक जोड़ी किडनी यानी गुर्दे, एक जोड़ी यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, एक यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय और एक यूरीथ्रा यानी मूत्रमार्ग होता है। असली काम किडनी में होता है और ये किडनी देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, सेम के बीज के आकार की, लेकिन इनके काम का पैमाना चौंकाने वाला है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हर किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं। 10 लाख! ये सचमुच अविश्वसनीय है। मतलब हमारे शरीर के अंदर 20 लाख से ज्यादा छोटे छोटे फिल्टर प्लांट 24 घंटे काम कर रहे हैं। वाह! इन यूनिट्स को नेफ्रॉन कहते हैं। असल में किडनी का सारा काम यही नेफ्रॉन ही करते हैं। यही इसकी असली वर्किंग यूनिट है। तो अगर हमें किडनी को समझना है तो हमें एक नेफ्रॉन के काम करने के तरीके को समझना होगा। एकदम सही। स्रोत के रेखाचित्रों के हिसाब से इसके 2 मुख्य हिस्से दिखते हैं, एक गुच्छा जैसा और एक लंबी ट्यूब। बिल्कुल। इसे एक हाईटेक असेंबली लाइन की तरह समझिए। इस असेंबली लाइन का पहला स्टेशन है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, जो बहुत ही पतली खून की नलियों का एक गुच्छा है। यहाँ खून हाई प्रेशर से आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बगीचे के पाइप को आगे से दबाकर पानी की धार तेज कर देते हैं। अच्छा। इसी ऊंचे दबाव की वजह से खून में से प्लाज्मा यानी पानी, नमक, ग्लूकोज और यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजें छनकर बाहर निकल जाती हैं। बड़ी चीजें जैसे प्रोटीन और खून की कोशिकाएं पीछे रह जाती हैं। और इस छने हुए तरल को इकट्ठा करने के लिए ग्लोमेरुलस के चारों ओर एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। सही। तो ये हमारा रिसीविंग बे हो गया, जहां कच्चा माल यानी छना हुआ खून आता है। एकदम सही। अब ये कच्चा माल, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, असेंबली लाइन पर आगे बढ़ता है, जो कि एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ असली जादू होता है। जादू? क्योंकि जो कुछ भी छना है उसमें यूरिया जैसे कचरे के साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड और बहुत सारा पानी जैसी काम की चीजें भी हैं। शरीर इन्हें फेंकना नहीं चाहता। तो ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये एक स्मार्ट फिल्टर है। ये एक बेहद स्मार्ट फिल्टर है। असेंबली लाइन का अगला हिस्सा, जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहते हैं, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। क्वालिटी कंट्रोल? हाँ, यहाँ पर शरीर लगभग सभी काम की चीजों, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड को वापस खून में खींच लेता है। इसके बाद ट्यूब एक यू आकार का मोड़ लेती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। ये देखने में काफी नाटकीय लगता है। इसका क्या खास काम है? ये हेनले का लूप
इस पूरी असेंबली लाइन का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर पानी बचाने के लिहाज से। अच्छा, तो ये पानी से जुड़ा है? हाँ, ये वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये शरीर से पानी को वापस सोखने में मदद करता है, और ये लूप जितना लंबा होगा, शरीर उतना ही ज्यादा पानी वापस सोख पाएगा और उतना ही गाढ़ा मूत्र बनाएगा। और असेंबली लाइन के आखिर में आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। ये फाइनल टचअप और पैकेजिंग एरिया है। यहाँ पर शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ और नमक और पानी का लेन देन करता है। इसके बाद जो तरल बचता है वो असल में मूत्र है, जिसमें मुख्य रूप से पानी, यूरिया और कुछ दूसरे बेकार लवण होते हैं। यह फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होकर किडनी से बाहर निकल जाता है। ये तो वाकई एक कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन स्रोत में एक और बात बताई गई है कि सारे नेफ्रॉन एक जैसे नहीं होते। सही। 2 तरह के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेड्युलरी। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। क्या ये वाकई इतना जरूरी है कि नेफ्रॉन 2 अलग-अलग तरह के हों? यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद जरूरी अंतर है। ज्यादातर नेफ्रॉन, मतलब लगभग 85% कॉर्टिकल होते हैं। कॉर्टिकल? हाँ, इनमें हेनले का लूप छोटा होता है और किडनी के बाहरी हिस्से यानी कॉर्टेक्स में ही रहता है। ये रोजमर्रा की फिल्टरिंग का काम करते हैं। और दूसरे वाले जक्स्टामेड्युलरी? ये खास खिलाड़ी हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कम संख्या में होते हैं, लेकिन इनका हेनले का लूप बहुत लंबा होता है और किडनी के भीतरी हिस्से यानी मेडुला में काफी गहराई तक जाता है। अच्छा, यही वो नेफ्रॉन है जो मूत्र को गाढ़ा करने यानी उसमें से ज्यादा पानी वापस सोखने के लिए जिम्मेदार हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यही नेफ्रॉन एक्टिवेट होते हैं। तो ये वापस उसी कहानी पर आ गया जिससे हमने शुरू किया था, पानी बचाना। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे अंदर भी पानी बचाने के लिए खास तरह का सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लंबा लूप और उसके साथ लिपटी हुई खून की एक खास नली, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं, मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पानी को वापस खून में खींचने के लिए एक आदर्श माहौल तैयार करता है। ये उतना असरदार तो नहीं है जितना पक्षियों का यूरिक एसिड वाला सिस्टम, लेकिन ये जमीन पर रहने वाले स्तनधारियों के लिए पानी के संरक्षण का एक शानदार समाधान है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे अलग-अलग जीव अपने माहौल के हिसाब से जहरीले कचरे से छुटकारा पाते हैं। और फिर हमने इंसानी किडनी की इस अविश्वसनीय मशीनरी को समझा, जहां 20 लाख नेफ्रॉन चुपचाप लगातार हमारे खून को साफ करते रहते हैं। हाँ। काम की चीजें बचाते हैं और शरीर में पानी और नमक का नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। ये सच में शरीर की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। ये सिर्फ एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये एक अति उन्नत संतुलन प्रणाली है। हर नेफ्रॉन का हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है, जो मिलकर इस जटिल प्रक्रिया को इतनी सटीकता से अंजाम देते हैं कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस पूरी जानकारी को समेटने के बाद एक विचार सोचने के लिए यह है, स्रोत बताते हैं कि किडनी हमारे शरीर के कुल वजन का 1% से भी कम होती हैं। बहुत कम। लेकिन किसी भी समय हमारे दिल द्वारा पंप किए गए कुल खून का लगभग 20 से 25% हिस्सा इन्हीं छोटी सी किडनियों से होकर गुजरता है। ये असाधारण आंकड़ा इस छोटे से अंग के हमारे जीवन के लिए असाधारण महत्व और उसके विशाल कार्यभार के बारे में क्या बताता है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।